आज हम लोग देखेंगे अस्थमा या दमा रोग किसे कहा जाता है। अस्थमा या दमा रोग, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। दमा या अस्थमा श्वसन नली का एक रोग है जिसमें ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो जाता है एवं यह अति संवेदनशील हो जाती है, जिससे सांस नली की पेशियां सिकुड़ जाती है एवं अधिक मात्रा में बलगम निर्माण होने लगता है। इन सभी के कारण श्वसन मार्ग सकरा या अवरुद्ध हो जाता है। इससे रोगी को सांस लेने में परेशानी होती है। डेफिनेशन से ही स्पष्ट हो रहा है कि अस्थमा या दमा रोग क्या है। इसमें क्या होता है, जो सांस नली होती है उसमें इन्फ्लामेशंस हो जाता है या फिर ब्रोंकस में इन्फ्लामेशंस हो जाता है और यह अति संवेदनशील हो जाती है। देन उसके बाद क्या होता है, अति संवेदनशील हो जाती है। उसके बाद में सांस नली की जो पेशियां होती है वो सिकुड़ जाती है, स्पास्म हो जाती है। जब सांस की नलियां सिकुड़ जाएगी तो पेशेंट सांस कैसे ले पाएगा, सांस की नली बंद होने लगेगी, उसमें रुकावट होने लगेगी। ठीक है, तो वो स्पास्म होने लगती है और बहुत अधिक मात्रा में बलगम का निर्माण होने लगता है, बलगम जम जाता है। तो इन सभी के कारण क्या होता है कि जो श्वसन मार्ग होता है या सांस नली होती है वो सक्रिय हो जाती है या फिर उसमें रुकावट आ जाती है, जिसके कारण मरीज को सांस लेने में बहुत अधिक परेशानी होती है। डेफिनेशन से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अस्थमा या दमा रोग क्या है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अस्थमा या दमा रोग किन कारणों से होता है या किस किस कारण से हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अस्थमा एक एलर्जिक रोग है जिसके निम्न कारण हो सकते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि एलर्जी जो निम्न में से हो सकती है, यानी कि ये अस्थमा जो है एलर्जी से होता है, लेकिन एलर्जी किन किन कारण से हो सकती है। जैसे पहला दिया हुआ कि परागकण, परागकण यानी कि बहुत ही बारीक बारीक जो छिद्र होते हैं, पराग होते हैं, उसे परागकण कहा जाता है। ये नॉर्मली कांग्रेस घास, बांस इत्यादि में देखने को पाई जाती है। कांग्रेस घास आप लोग देखते होंगे गांव में, तो वहाँ पर जो घास पाई जाती है उस घास की पत्तियों में बारीक बारीक कण होते हैं। ठीक है, उनसे एलर्जी होती है। देन नेक्स्ट है भूसे की छानस या तूड़ी या खक या गर्द, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे कि भूसे की छानस देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में कि जो भूसा होता है, घास फूस का भूसा होता है, या फिर जो फसल होती है, फसल को जब निकाला जाता है, उड़द है, गेहूँ है, बहुत सारी फसल है, उसे जब निकाला जाता है मशीन में डाल करके, जो भूसा होता है, ठीक है, उस भूसे से भी ज़्यादातर एलर्जी होती है। उसके कारण अस्थमा होने के चांसेस बहुत होते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, धुएं से, जो धुआं होता है उस धुएं से भी एलर्जी होती है, और यदि ये लंबे समय तक उस धुएं के कांटेक्ट में रहते हैं तो उसे अस्थमा या दमा रोग हो जाता है। यहाँ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लंबे समय तक प्रदूषण में रहने पर, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक प्रदूषण में रहता है या फिर वो जहाँ रहता है वो इलाका प्रदूषित हो, तो उसके कारण भी क्या होता है, अस्थमा होने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। जैसे कि किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, यहाँ जहाँ पर बहुत अधिक धुआं होता है, या वहाँ पर आसपास बहुत ही कंजेस्टिव क्षेत्र हो, तो ऐसे क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को भी अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, ठंडे मौसम में, जो व्यक्ति ठंडे मौसम में होता है, किसी किसी को बहुत जल्दी ठंडे से एलर्जी होने लगती है, तो ठंडे मौसम के कारण भी क्या होता है, अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, URTIs यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जैसे कि कोल्ड हो गया, राइनाइटिस हो गया, यानी कि क्या होता है, सर्दी खांसी रहती है किसी किसी को, वो लंबे समय तक बनी रहती है, तो उसके कारण भी क्या होता है, अस्थमा होने लगता है। ठीक है, देन नेक्स्ट कारण क्या है, स्ट्रेस, यदि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा तनाव में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, ठीक है, तो उन्हें भी
अस्थमा हो सकता है। देन नेक्स्ट कारण है कुछ दवाएं, यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ दवाओं से भी क्या होता है, एलर्जी हो सकती है। कुछ दवाओं से भी अस्थमा या दमा रोग हो सकता है, जैसे कि NSAIDs, नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। देन नेक्स्ट ड्रग्स दिए एस्प्रिन। इन दवाओं के रिएक्शन या एलर्जी से भी क्या होता है, अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, स्मोकिंग। स्मोकिंग तो सभी को पता है कि लंबे समय तक यदि व्यक्ति स्मोकिंग करता है, धूम्रपान करता है, सिगरेट बीड़ी पीता है, तो उसके कारण तो स्वाभाविक है कि उससे अस्थमा बीमारी होने ही वाली है या होगी फ्यूचर में। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, कुछ व्यवसाय, कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसा व्यवसाय होता है, उनसे भी क्या होता है, अस्थमा होने के चांसेस या अस्थमा होता है। जैसे कि रुई धुनने का, जैसे जहाँ पर रुई धुनने का काम किया जाता है, कॉटन रिफॉर्मिंग का काम होता है, तो यदि उस फैक्ट्री में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वहाँ पर लेबर है या उसके आसपास के लोग हैं, उनके कांटेक्ट में जा रहा है, लंबे समय तक रहा है, तो उनको भी अस्थमा होने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं, या अस्थमा होता है। देन नेक्स्ट क्या है, खदान में काम करना। यदि कोई व्यक्ति खदान में काम कर रहा है तो उनको भी एलर्जी होने के चांसेस बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं, उन्हें भी अस्थमा होने का चांसेस रहता है या होता है। देन नेक्स्ट कारण है पत्थर का काम करना। यदि कोई व्यक्ति पत्थर का काम कर रहा है तो उन्हें भी अस्थमा हो सकता है। और किसान, ठीक है, किसान ऐसा इंसान है जो परागकण, घास फूस, धुएं के कांटेक्ट में आता है, तो किसान को भी अस्थमा होने के चांसेस या किसान लोगों को भी अस्थमा हो सकता है। चलिए, हमने देख लिया है कि अस्थमा क्या है, अस्थमा की डेफिनेशन देख ली, वो किस कारण से होता है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि अस्थमा हो जाने के बाद क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे मरीज को अस्थमा हुआ है, दम का रोग हुआ है, दमा रोग हुआ है, तो हम कैसे पहचानें, हमें कैसे पता चलेगा उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग उसके लक्षण देखते हैं कि अस्थमा होने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट को क्या होगा, डिस्पनिया होगा। जिस पेशेंट को अस्थमा हुआ है या दमा रोग हुआ है उसे सांस लेने में परेशानी होगी। दूसरा है शरीर नीला हो जाता है। नीला क्यों हो जाता है आगे बताऊंगा, या बता रहा हूँ। नीला इसलिए हो जाता है क्योंकि पेशेंट प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पा रहा है, उसे डिस्पनिया होने लगा है। अगर प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाएगा तो वो ऑक्सीजन इनटेक नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन बराबर मात्रा में उसके शरीर में नहीं पहुंच पाएगी, ब्लड में नहीं पहुंच पाएगी, तो उसका शरीर नीला दिखाई देगा। तो शरीर नीला हो जाता है। देन पेशेंट्स को बेचैनी होने लगती है, रेस्टलेसनेस होने लगता है। देन सीना कड़ा हो जाता है। जो चेस्ट होता है, चेस्ट उसका टाइटनिंग हो जाता है या टाइट हो जाता है। देन सांस में आवाज़ आना, विजिंग साउंड आता है। जिस पेशेंट को अस्थमा हुआ है, जब वो सांस लेगा तो उसकी सांस में से विजिंग साउंड सुनाई देगा, खर खर की आवाज़ ज़्यादा करने लगता है। देन कफिंग होगा, खांसी बहुत अधिक आने लगती है। देन थिक स्पुटम, जो बलगम होता है वो गाढ़ा आने लगता है। टेकिपनिया होने लगता है, तेज़ी से सांस चलने लगती है अस्थमा के पेशेंट को। देन उसके बाद में उसका धड़कन बढ़ जाता है, टेकिकार्डिया होने लगता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सेसिव डिस्कम्फर्ट, वो बहुत अधिक डिस्कम्फर्ट रहने लगता है, दोहरा हो जाना उसे हिंदी में कहा जाता है। एक्सेसिव, बहुत अधिक मात्रा में डिस्कम्फर्ट होने लगता है, उससे किसी भी प्रकार का कोई आराम नहीं आता है, बेचैन होने लगता है। देन नेक्स्ट क्या है, डायफोरेसिस होने लगता है, पेशेंट्स को बहुत अधिक मात्रा में पसीना आने लगता है, वीकनेस आने लगती है। एनोरेक्सिया, जब लंग्स में प्रॉब्लम आएगा तो उसे भूख भी नहीं लगेगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसकी सांसें छोटी हो जाएगी, प्रॉपर मात्रा में वो सांस नहीं ले पाएगा।
देन सांस बाहर निकालने में अधिक समय लगता है। जो मरीज़ होता है अस्थमा का, उसको सांस बाहर निकालने में बहुत अधिक समय लगता है क्योंकि उसके एयरवे में रुकावट आ रही है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। ठीक है, आ गया समझ में। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है। जैसे पेशेंट्स को अस्थमा तो हो गया है, लेकिन उस अस्थमा के कारण और भी उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। लक्षण देखें हम लोगों ने पेशेंट्स को, अस्थमा में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या लक्षण से दिखाई देते हैं। लेकिन यदि लंबे समय तक अस्थमा बना रहा, उसका इलाज नहीं करवाया, तो उसके बाद की स्थिति क्या रहती है, हम लोग यहाँ देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस में। अस्थमा यदि लंबे समय तक रहे तो ये स्थिति स्टेटस अस्थमेटिकस कहलाती है। ये आप लोग स्टूडेंट्स यदि हो आप लोग, तो इसे ध्यान में रखना कि यदि अस्थमा लंबे समय तक रहता है तो उसे क्या कहा जाता है उस कंडीशन को, तो उस कंडीशन को स्टेटस अस्थमेटिकस कहते हैं। इस स्थिति में निम्न कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यदि लंबे समय तक अस्थमा बना रहता है तो उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे खून में O2 की कमी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया। यदि पेशेंट्स प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन सांस नहीं ले रहा है, उसको सांस लेने में रुकावट आ रही है, सांस प्रॉपर नहीं ले पा रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन उसको ब्लड में नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण ब्लड में क्या होगा, उसके खून में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। देन एसिडोसिस होने लगेगा। देन नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी फेलियर, श्वसन कम होना, जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो असफल होने लगेगी। देन राइट साइड हार्ट फेलियर, क्या होगा, जो राइट साइड हार्ट होता है वो असफल होने लगेगा, फेलियर होने लगेगा। देन वक्स में हवा भरना, न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। क्या होगा लास्ट में, न्यूमोथोरैक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं बता रहा हूँ। जो लंग्स और चेस्ट के बीच की जो कैविटी होती है उसे तो वहाँ पर उस कैविटी में हवा भर जाती है, तो उस कंडीशन को न्यूमोथोरैक्स कहा जाता है। देन लास्ट में क्या होगा, पेशेंट्स की डेथ हो जाएगी। तो ये था कॉम्प्लिकेशंस। अब हम लोग देखेंगे कि जब मरीज़ आता है, ठीक है, कंप्लेन करता है, उससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर क्या क्या जांचें करवाता है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे निदान या डायग्नोसिस। यहाँ पर जब पेशेंट्स आता है, कंप्लेन करता है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, बलगम बहुत अधिक मात्रा में आ रहा है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर डायग्नोस क्या क्या करेगा। सबसे पहले तो हिस्ट्री कलेक्ट करेगा, उसको पूछेगा कहाँ काम करते हो, क्या काम करते हो, कब से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसका शारीरिक परीक्षण किया जाएगा। देन उसके बाद में जो लक्षणों की उपस्थिति है, ठीक है, जो उसने कंप्लेन बताया, इसके में जो जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन लक्षणों की जांच की जाती है। देन उसके बाद में चेस्ट एक्सरे किए जाते हैं, ब्रोंकोस्कोपी किया जाता है, उसके ब्रोंकोस को देखा जाता है ब्रोंकोस्कोप के द्वारा। देन कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है, उसका ब्लड टेस्ट करेंगे CBC। देन ABG करेंगे, आर्टेरियल ब्लड गैसेस करेंगे। देन SpO2 लेवल चेक करेंगे। SpO2 लेवल में हम लोग देखेंगे कि पेशेंट को कितना ऑक्सीजन आ रहा है, कितना ऑक्सीजन लेवल है, ठीक है, सेचुरेशन चेक करेंगे। देन PFT पल्मोनरी फंक्शंस टेस्ट करेंगे, ठीक है, ये एक डॉक्टर के द्वारा एडवाइस की जाती है और ये सारी जांचें की जाती है, इसे डायग्नोसिस कहा जाता है। चलिए हम लोग देखेंगे लास्ट में कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। जब अस्थमा हो जाता है तो हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, अस्थमा के मरीज़ को क्या क्या ट्रीटमेंट या क्या क्या मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो अस्थमा का उपचार, इसका कारण पता लगाकर इसे ठीक करके किया जाता है,
क्या किया जाता है, पहले तो अस्थमा का कारण पता लगाया जाता है और उसे ठीक किया जाता है। यदि किसी प्रकार की एलर्जी हो तो इसे कम करने के लिए एंटीहिस्टामिन एवं स्टेरॉइड दिए जाते हैं। यदि मरीज को किसी भी प्रकार की एलर्जी के कारण अस्थमा हुआ है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसे एंटीहिस्टामिन देंगे। एंटी एलर्जिक ड्रग्स दिए जाते हैं, जैसे फेनिरामाइन हो गया है, एविल हो गया, ये एंटीहिस्टामिन होता है। देन उसके बाद में स्टेरॉइड दिए जाते हैं। स्टेरॉइड में हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg या 200 mg पेशेंट्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेशेंट्स की ब्रोंकियल्स को ढीला करने के लिए ब्रोंकियोडायलेटर्स का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि पेशेंट्स के जो ब्रोंकियल्स होते हैं वो स्पास्म हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो उसे ढीला करने के लिए ब्रोंकियोडायलेटर्स का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अमीनोफाइलिन हो गया, यहाँ पर लिखा नहीं है, डेरिफाइलिन हो गया, मिथाइलेक्साथिन हो गया, देन टर्बुटालाइन हो गया और एल्बुट्रॉल हो गया। इससे सांस लेने में आराम मिलता है। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेशेंट्स को स्टेरॉइड थेरेपी दी जा सकती है। क्या किया जा सकता है, पेशेंट्स को स्टेरॉइड थेरेपी दी जा सकती है ताकि उसको ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सके। हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोन, बीटा मिथासोन इटीसी, ये क्या है, स्टेरॉइड ड्रग्स है, ये दी जा सकती है। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेशेंट्स को निम्बलाइजेशन देते समय निम्न ड्रग यूज़ की जानी चाहिए। पेशेंट्स को क्या करेंगे, निम्बलाइजेशन किया जाएगा तो उसके लिए कौन सा ड्रग्स यूज़ करेंगे, आस्थालिन है, आइप्राट्रोपियम है, ठीक है, बुडरलिन है, डुआलिन है, ये बहुत सारी ड्रग्स आती है, इनका यूज़ किया जाता है निम्बलाइजेशन देते समय। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यदि किसी प्रकार का संक्रमण हो तो एंटीबायोटिक भी दिए जाने चाहिए। संक्रमण तो होगा ही पेशेंट्स को, ठीक है, इन्फ्लामेशन का कारण क्या होता है, उससे इन्फेक्शंस हो जाता है, तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक ड्रग्स दिए जाते हैं। जैसे अमिकासिन है, जेंटामाइसिन है, सेफ्ट्रिक्सोन है, ये एंटीबायोटिक ड्रग्स है जो पेशेंट्स को दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पेशेंट्स को नम O2 थेरेपी भी दी जानी चाहिए। यदि पेशेंट का सेचुरेशन लेवल कम आ रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है, तो उसे नम O2 थेरेपी दी जानी चाहिए, उसे ऑक्सीजन दिया जाता है।